नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी है और एक बार फिर से आपको मेरे चैनल फिन कार्ड सोल्यूशन में स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 4 जून को जिस दिन लोकसभा के रिजल्ट आए थे, उस दिन क्योंकि बीजेपी की पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट नहीं बनी थी, तो उस दिन मार्केट में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला था। और आप सभी को मालूम होगा कि एक समय तो ऐसा था कि जब निफ्टी बैंक लगभग लगभग 10% के आसपास लोअर सर्किट मारने वाला था, लोअर सर्किट उसमें लगने वाला था, लेकिन लोअर सर्किट लगते लगते बच गया था और मार्केट आखिरी में रिकवर होते होते लगभग लगभग आप देखिएगा 5 से 6% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। और उस दिन लगभग लगभग हमारे यहाँ बीएससी का मार्केट कैप लगभग 30 लाख करोड़ से कम हो गया था। तो सबसे पहली बात तो यहां मैं करूंगा, ये जो हम डूबा वर्ड बोलते हैं कि 30 लाख करोड़ डूबे, कि एक आम इन्वेस्टर के 30 लाख करोड़ डूबे, देखिए डूबा वर्ड मुझे थोड़ा सा यहाँ गलत लगता है। देखिए, पैसा डूबा तो मैं तब मानता जब उस गिरावट में आप अपना माल बेच के निकल जाते। और अगर आपने माल अपना रखा हुआ है, अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी के स्टॉक है, अच्छी क्वालिटी के म्यूचुअल फंड्स आपने अपने पास रखे हुए हैं और किसी कारण से मार्केट में बड़ी गिरावट आई, लेकिन पैनिक में अगर आपने लॉस में अगर अपना म्यूचुअल फंड से स्टॉक नहीं बेचे, तो फिर मैं नहीं मानता कि आपका पैसा डूबा। वैल्यूएशन हो सकता है कि उस दिन थोड़ा कम हो गया हो, लेकिन ये डूबा वर्ड थोड़ा सा मुझे गलत लगता है। इसलिए हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि 4 जून को लगभग 30 लाख करोड़ का वैल्यूएशन बीएससी का कम हुआ था। अब देखिए, आज की इस वीडियो में हम यहाँ बात करेंगे कि आखिर ऐसे कौन से इन्वेस्टर थे जिनके पैसे डूबे, जिन्होंने पैनिक में आके अपने सौदे काटे या म्यूचुअल फंड बेच के निकल गए। तो देखिए, सबसे पहले यहां मैं बात करूंगा ऐसे सभी इन्वेस्टर जो आज भी क्वालिटी के स्टॉक लेना पसंद नहीं करते, लेकिन अलग अलग टाइप के यूट्यूब चैनल्स, अलग अलग टाइप के टेलीग्राम चैनल्स देख के कुछ पेनी स्टॉक खरीद लेते हैं। आपको, हम सभी को मालूम है, अगर आज मैं आपसे बात करूं तो कि आप एचयूएल का स्टॉक खरीदो, तो आप नहीं खरीदोगे, क्योंकि आपको लगता है कि वो 2,500 या 3,000 के आसपास चल रहा है। आज मैं आपसे बोलूं कि चलिए आपको रेलवे स्टॉक खरीदना है, आप आईआरसीटीसी खरीदो, आप नहीं खरीदोगे क्योंकि वो 1,000 रुपए के आसपास चल रहा है। लेकिन वहीं कोई भी एक यूट्यूब चैनल में या कोई भी एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल देगा कि ये स्टॉक खरीद लो, ये फलाना कंपनी है, ये एक्चुअल को माल सप्लाई करती है, आने वाले ये दिन में ये 1 रुपए का शेयर 10,000 का हो जाएगा। आप में से काफी सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि ऐसे 1 रुपए, 2 रुपए, 50 पैसे, 10 रुपए के स्टॉक को खरीदने के लिए पागल हो जाते हैं। और ये सभी इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर हैं जिनके वाकई में उस दिन 4 तारीख को, 4 जून के दिन, जब मार्केट में एक बड़ी गिरावट आई थी, तब इनके पैसे डूबे थे। काफी स्टॉक आधे हो गए थे और काफी की तो वैल्यू ही खत्म हो गई थी। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, मैं आपको मना नहीं करता, लेकिन कभी भी किसी भी यूट्यूब चैनल्स को देख के या किसी भी टेलीग्राम पोस्ट को देख के, व्हाट्सएप में आए मैसेज को देख के कभी भी आप किसी भी स्टॉक को परचेज ना करें। अगर आप किसी भी स्टॉक को परचेज कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें और पेनी स्टॉक लेने से बचें। और जैसा कि आपने देखा भी होगा, पिछले दिनों एक बहुत बढ़िया थीम बनी हुई थी चुनाव के पहले, डिफेंस सेक्टर, पीएसयू और उसके अलावा आप देखिएगा रेलवे सेक्टर। ये सभी ऐसे सेक्टर थे जहां पे स्टॉक हर एक एक महीने में डबल हुए थे। और जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आए थे, उस दिन ये सभी स्टॉक लगभग 20-20, 25-25% की गिरावट के साथ बंद हुए थे। लेकिन आज आप देखिए, रिजल्ट के लगभग 15 से 20 दिन बाद, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जितने भी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक थे, सब में लगभग रिकवरी आ चुकी है। जैसे समझ में आया कि भाई, बीजेपी भले पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट नहीं बना रही है, लेकिन एनडीए की गवर्नमेंट आ रही है, तो लगभग लगभग सब स्टॉक में देखिए लगभग आपको रिकवरी देखने को मिल रही होगी। और कई स्टॉक तो अपना लाइफ टाइम हाई भी बना रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है, अगर आपको लगता है आज भी आने वाले समय में डिफेंस या ऑटोमोबाइल्स या आपको लगता है रेलवे सेक्टर अच्छा रिटर्न देगा, तो वहां पे भी आपको क्वालिटी स्टॉक खरीदना है, ना कि पैनी स्टॉक खरीदना है, कि जब भी मार्केट रिकवर हो तो कम से कम आपको एक बार एग्जिट का मौका मिल सके। अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट हो और मार्केट में बड़ी गिरावट आ भी जाए, तो उसके बाद भी आपको एक एग्जिट का मौका मिल सके। और यहां ये जो सब चीज हुई कि मार्केट में बड़ी गिरावट आई, स्मॉल इन्वेस्टर जो रहते हैं, जिन्होंने पेनी स्टॉक खरीदे थे, उन्होंने अपने स्टॉक किसी कारण से घबराहट में आके बेचे होंगे, जिसके कारण उन सभी के पैसे डूबे। अब देखिए, इसमें अगर मैं मान के चलूं, देखिए सबसे बड़ी गलती क्या थी, अगर एज अ गवर्नमेंट आप प्रमोट करते हैं कि स्टॉक मार्केट को, कि स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करें, डिफेंस सेक्टर में डालें, पीएसयू कंपनी में डालें,
तो लेकिन इस प्रमोशन के साथ साथ जब आप स्टॉक मार्केट को प्रमोट करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी गवर्नमेंट स्टॉक मार्केट को प्रमोट कर रही है। लेकिन उस प्रमोशन के साथ साथ गवर्नमेंट को ये भी करना चाहिए कि लोगों को उसी दौरान अवेयर भी करना चाहिए कि भाई जो पेनी स्टॉक रहते हैं, ये जो छोटे छोटे 1 1 1.5 2 2 रुपए के स्टॉक रहते हैं, इन स्टॉक में लेने से बचें। कहीं ना कहीं जब भी आप ये बोलते हो कि भाई ये स्टॉक बढ़ने वाला है, चाहे लोकसभा में बात करिए आप, चाहे किसी चुनाव की रैली में बात करिए, जब भी आप स्टॉक मार्केट के बारे में बात करें तो आप एज अ गवर्नमेंट आपको ये डिस्क्लेमर भी देना चाहिए, या तो आप किसी एडवाइजर की मदद लें या ये जो पेनी स्टॉक है इनको लेने से आप बचे। और मुझे लगता है कि यहाँ पे ही कई बार गलती हो रही है हमसे एज अ गवर्नमेंट से कई बार यहाँ एक गलती हुई है जो कि मुझे लग रहा है। क्योंकि हम सभी को मालूम है कि पीएसयू स्टॉक बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं और वो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक है, ऐसा नहीं क्वालिटी अच्छी नहीं है। आज की डेट में डिफेंस सेक्टर में जो कि हमें ग्रोथ दिख रही है, और आने वाले हम आज 10 सालों की बात करें, जब हम डिफेंस के माल को एक्सपोर्ट करेंगे, हम अपने एरोप्लेन एक्सपोर्ट करेंगे, हम अपने बम एक्सपोर्ट करेंगे, गन एक्सपोर्ट करेंगे, ट्रक एक्सपोर्ट करेंगे, डिफेंस से रिलेटेड जो भी सामान रहता है, जब हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो इन स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी और भी बनेगी। लेकिन कई बार यही स्टॉक जो रहते हैं ना, 5 5 10 10 साल तक की अंडर परफॉर्मेंस भी आपको दिखाएंगे। पास्ट में इन्हें दिखा चुकी है। आज हमें लग रहा है कि स्टॉक बहुत तेजी से रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन अगर आप 2020 के पहले देखें, 2017 18 19 गवर्नमेंट सेम थी, लेकिन इनमें से काफी सारे स्टॉक थे जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। चाहे आप बीएल की बात कर लो, चाहे एचएएल की बात कर लीजिए, आप एनटीपीसी की बात कर लीजिए, ओएनजीसी की बात कर लीजिए, 2020 के पहले कोई भी बंदा इन स्टॉक को लेने के लिए तैयार नहीं था। गवर्नमेंट सेम थी उस समय भी, ऐसा नहीं था कि 2017 18 19 में गवर्नमेंट आपकी कोई दूसरी थी। मैं बात यही करना चाह रहा हूं कि देखिए, कई बार यही स्टॉक थे जो पहले अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, आज ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम सब लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप अच्छी क्वालिटी के डिफेंस या दूसरे सेक्टर के भी स्टॉक को खरीदें तो मेरी एक ही सलाह रहेगी कि आप प्लीज अपने एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही किसी स्टॉक को परचेस करें। किसी भी टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप मैसेज, यूट्यूब चैनल्स वगैरह को देख के किसी भी स्टॉक को परचेस ना करें। दूसरी एक और बात यहां ध्यान रखिएगा, चुनाव के ठीक बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पे विपक्ष ने भी एक मुद्दा उठाया था कि एक आम इन्वेस्टर के 30 लाख करोड़ रुपए डूबे। बढ़िया, एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप आम रिटेलर या एक आम आदमी से जुड़े मुद्दे उठाते हैं तो उस मुद्दे को केवल एक दिन के लिए नहीं उठाएं, आप उसको कंटिन्यू करें। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ विपक्ष की एक दिक्कत है कि आज का मुद्दा कुछ और रहेगा, कल सुबह उठ के मुद्दा चेंज हो जाता है, परसों का एक नया मुद्दा आ जाता है, तो जिसके कारण वो आम आदमी के मुद्दे से अभी तक जुड़ नहीं पा रहे हैं। अगर उस दिन आपने स्टॉक मार्केट को ही पकड़ा था कि स्टॉक मार्केट के बारे में हम बात करनी है, तो उस मुद्दे को आप सड़क में लेके आते। आज की डेट में आप देखिएगा बहुत सारी टीवी न्यूज चैनल हैं, सभी पार्टियों के, सभी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता जो रहते हैं आके कई टाइप की बहस करते रहते हैं हर न्यूज चैनल में। तो मैं आपसे बोल रहा था कि आप अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजते, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी किसी स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट से बात करता और उन्हें अपना प्रवक्ता बना के भेजता कि आप उन्हें डिफेंस करें। और वो जब लगातार बहस होती, हर टीवी न्यूज चैनल में स्टॉक मार्केट के बारे में बहस होती, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी एक अवेयरनेस आती कि किस टाइप के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज भी अगर मैं छोटे छोटे गांवों की बात करूं तो वहां कोई बिजनेस न्यूज चैनल नहीं देखता। वहां आज भी आपकी ये जो जितनी भी न्यूज चैनल है, टीवी न्यूज चैनल है, जो आपकी नॉर्मल न्यूज चैनल्स हैं, वही देखी जाती है। तो अगर एज अ विपक्ष से मेरी गुजारिश है कि अगर एक अच्छे मुद्दे को आप उठाते हैं तो एक दिन में उठा के उसको स्टॉप ना कर दें, आप उस मुद्दे को कंटिन्यू करें, जिससे कम से कम आपका फायदा हो रहा है या किसी का फायदा हो रहा है उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनता का फायदा होना चाहिए, एक आम इन्वेस्टर का फायदा होना चाहिए। अगर उस दिन उस मुद्दे को लगातार 5 या 10 दिन तक उठाया जाता तो हो सकता है जब टीवी न्यूज चैनल में उस चीज को दिखाया जाता और आप में से काफी सारे एक्सपर्ट आप जब आप भेजते वहां पे, पेनी स्टॉक की बात होती, पेनी स्टॉक होते क्या है, किस टाइप के स्टॉक को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये जब सभी बातें 10 15 दिन तक हर टीवी न्यूज चैनल में चलती, तो कुछ ना कुछ तो जो इन्वेस्टर थे उनको भी अवेयरनेस आती कि भाई हमें इन स्टॉक से बचना चाहिए। हमें ये जो यूट्यूब चैनल पे आके स्टॉक दे दिए जाते हैं, या तो टेलीग्राम में स्टॉक बता दिए जाते हैं, या तो हमको व्हाट्सएप में स्टॉक मिल जाते हैं, इन सब पेनी स्टॉक को लेने से बचना चाहिए। तो मेरी आपसे एक ही गुजारिश रहेगी, अगर आपने कोई अच्छा मुद्दा उठाया है तो उसको कंटिन्यू करें और कम से कम हर इन्वेस्टर तक उसकी जागरूकता लेके आए, और ये आपका काम भी है।
अब रही बात स्टॉक मार्केट में, तो उस दिन मैंने एक चीज और देखी थी कि जहां पे अगर मैं इंडियन रिटेलर की बात करूं, रिटेल इन्वेस्टर की बात करूं, तो वहां पे इंडियन रिटेल इन्वेस्टर में केवल उन इन्वेस्टर का पैसा डूबा जिन्होंने पेनी स्टॉक ली, मुझे ऐसा लगा। लेकिन अगर आपने अच्छी क्वालिटी की भी स्टॉक ली होती तो आज आप देखिए आपके पैसे लगभग लगभग रिकवर हो चुके हैं, या आपके पैसे पहले से ही अच्छे रिटर्न बना के आपको दे रहे हैं। और वो गिरावट ने आपको एक बहुत बढ़िया मौका भी दिया था। मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करूं, मुझे 3 तारीख का रेट तो याद नहीं है, लेकिन एक स्टॉक था LNT। मेरे ख्याल से 3700-3800 के आसपास LNT कुछ चल रहा था। उस गिरावट के कारण 2 दिन के अंदर LNT लगभग लगभग मैंने देखा था लगभग 3100 से 3200 के आसपास आ चुका था। हम सब चाह रहे थे कि LNT में गिरावट आए, जब गिरावट आएगी तभी तो हम स्टॉक को परचेस करेंगे, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक था और उस गिरावट ने हमें मौका भी दिया था। लेकिन ऐसे कितने इन्वेस्टर थे जिन्होंने 3100-3200 में LNT लिया होगा? किसी ने नहीं लिया होगा। क्यों? क्योंकि 3100 रुपए का स्टॉक है, हमें तो चाहिए था 2 या 3 रुपए का स्टॉक। लेकिन आज LNT को देखिए वापस से मेरे ख्याल से 3700 रुपए के आसपास चल रहा होगा। अभी मुझे रेट याद नहीं है, मुझे ऐसा लगा था कुछ एक कल या परसों मैंने जब देखा था 3600-3700 के आसपास का रेट चल रहा था। तो बात यहां पे मैं यही करना चाह रहा हूं कि अगर आपने अच्छी क्वालिटी के अच्छे फंडामेंटल वाले किसी स्टॉक को ले लिया होता उस गिरावट में, तो वो स्टॉक ने वापस से देखिएगा रिकवर हो चुके हैं और वापस आपको एक बेहतरीन रिटर्न बना के दे रहे हैं। HUL जैसे स्टॉक हो गए, आपके रिलायंस जैसे स्टॉक हो जिसमें गिरावट आई लेकिन वापस रिकवर हो गए, HDFC जैसे स्टॉक हो गए, ये सभी स्टॉक उस गिरावट में गिरे थे लेकिन आज देखिए बेहतरीन रिकवरी के साथ एक अच्छे रिटर्न बना के आपको दे रहे हैं। तो मेरी एक ही गुजारिश है, पहली बात, अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और नहीं तो अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का, ना फंडामेंटल चेक करते बनता है ना तो आपसे टेक्निकल बनता है, तो प्लीज मैं बार बार आपसे बोलते आ रहा हूं, ऐसे में म्यूचुअल फंड ही एक आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है। और एक चीज तो आप लिख के रख लीजिए, उस बड़ी गिरावट के बाद भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का पैसा नहीं डूबा। देखिए आज काफी सारे स्टॉक होंगे जो आज भी अपने 3 तारीख वाली वैल्यू पे नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड कहने भी आप नॉर्मली स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप या लार्ज एंड मिड कैप, इस टाइप की कैटेगरी के कोई भी फंड ले लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग टाइप के कोई भी फंड ले लीजिए, हर फंड में आप देखिएगा 3 तारीख को जो एनएवी थी और आज की एनएवी अगर आप चेक करेंगे तो उससे ऊपर ही आपको दिख रही होगी। यानी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का पैसा यहां पे मुझे नहीं लगता किसी का डूबा। यही रीजन था कि मैं आपसे बार बार बोलता था कि अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है और आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक की जगह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। और म्यूचुअल फंड ही एक उनके लिए सबसे अच्छा रास्ता है जहां पे आप बिना किसी रिस्क के, बिना दिमाग लगाए, सिंपल तरीके से इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रोथ दिला सकते हैं, अपने पैसे को कंपाउंडिंग दिला सकते हैं। और आज भी मैं आपसे यही बोलूंगा कि अभी आपको मैं कुछ डेटा दिखाऊंगा और उस डेटा को देख के आप देखेंगे कि आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं पेनी स्टॉक खरीदने वाले का पैसा डूबा, उसके अलावा पैसा डूबा कुछ FII का भी, और लेकिन अभी आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से हमारे म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर ने हर बड़ी गिरावट में आपका पैसा इन्वेस्ट किया। और आपको खुद देखने के लिए मिलेगा कि उस गिरावट के आने के बाद भी, मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी किसी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का पैसा नहीं डूबा। देखिए मैं ऐसा ये क्यों कह रहा हूं कि इस पूरी गिरावट के बाद जब रिकवरी आई तो हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ने पैसे कमाए। देखिए सामने आपको क्लियरली दिख रहा होगा लगभग 27 मई के आसपास मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हुआ था, और जब मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हुआ तो सामने आपको दिख रहा होगा FII और DII का डेटा। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि DII ने पैसे लगाए, और ये DII क्या होते हैं, हमारे यहाँ के बड़े बड़े इन्वेस्टर होंगे और इसमें म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर भी शामिल हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस शामिल हैं जो कि आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और FII आपके फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं या विदेशी लोग रहते हैं जो कि आपके इंडिया में पैसा लगाते हैं। 27 के बाद 28 को मार्केट थोड़ा गिरा, आप देखिएगा फिर से हमारे यहाँ DII ने पैसा लगाया। लेकिन 29 तारीख को आप देखिएगा, 29 तारीख को एक मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आई थी, और उस दिन सबसे बड़ा पैसा लगाया था हमारे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने। आपका पैसा लगाया गया था स्टॉक मार्केट में क्योंकि मार्केट में गिरावट थी, और पैनिक में आके माल किसने बेचा? आपका FII ने माल बेच के निकल गए। देन अगले दिन फिर देखिएगा 30 तारीख को आई, वापस से मार्केट में एक बड़ी गिरावट आई, और उस दिन भी क्या हुआ था, म्यूचुअल फंड हाउसेस DII पैसा लगा रहे थे और माल भी कौन बेच रहा था? आपका FII, फॉरेन इन्वेस्टर अपना माल बेच के निकल रहे थे। 31 तारीख को देखिएगा फिर हमने पैसा लगाया है,
उस दिन थोड़ा बहुत पैसा एफआईआई ने भी लगाया था। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जिस दिन मार्केट में बड़ी गिरावट थी 29 तारीख को, हमने बड़ा पैसा लगाया। थोड़ा सा 30 तारीख को गिरावट कम हुई, पैसा हमने लगाया लेकिन क्वांटिटी कम कर दी। देन आगे आप बढ़िए, मार्केट में हल्की सी गिरावट थी, पैसा हमने लगाया लेकिन क्वांटिटी अब हमने कम कर दी। यानी हर बड़ी गिरावट में म्यूचुअल फंड्स के जो फंड मैनेजर रहते थे उन्होंने आपका पैसा इन्वेस्ट किया। और देखिए आज मैं बात करता हूं 31 तारीख के बाद आते हैं आपके एग्जिट पोल के नतीजे। हम तो लगातार पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, हमें कोई पैनिक नहीं था हमारी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में। गवर्नमेंट किसी की बने, सरकारें आएंगी जाएंगी, वो तो होते रहेगा। पहले भी दूसरी गवर्नमेंट थी, कई बार गवर्नमेंट चेंज हुई, पहले भी कई बार अनस्टेबल गवर्नमेंट हमारे रह चुकी है, लेकिन हमारा मार्केट तो बढ़ ही रहा था। हम जब तक हमारी इकोनॉमी की स्ट्रांग ग्रोथ चल रही है तब तक हमारे मार्केट में कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं आने वाला, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और जैसे एग्जिट पोल के नतीजे आए, सबसे ज्यादा माल किसने भेजा था? एफआईआई ने। फॉरेन इन्वेस्टर माल बेच रहे थे, ना कि हम माल बेच रहे थे। हम तो हर गिरावट में माल खरीद रहे थे। और जिस दिन आपके एग्जिट पोल के नतीजे आए, उस दिन सबसे बड़ा जो हिस्सा खरीदा था, सबसे ज्यादा माल जो खरीदा, सबसे ज्यादा स्टॉक जिसने परचेस किए थे, वो थे एफआईआई। आप खुद देखिएगा 3 तारीख को, सोमवार को, जब मार्केट ओपन हुआ था तो हमने भी थोड़ा बहुत माल खरीदा था, लेकिन सबसे ज्यादा परचेज किसने किया था पैनिक में आके? एफआईआई ने। यानी ये पैनिक हमने नहीं मचाया था, ये पैनिक था पूरा का पूरा एफआईआई का, जिन्होंने पैनिक में आके एक बड़ी क्वांटिटी परचेज की, और जिसके कारण आपको देखा होगा मार्केट में बहुत बड़ी रैली मिली थी। और अगले दिन आगे रिजल्ट। अब क्योंकि पैनिक में आके माल किसने खरीदा था? एफआईआई ने माल खरीदा था, फॉरेन इन्वेस्टर ने, कि भाई कहीं गाड़ी निकल ना जाए, अब तो कुछ हो नहीं सकता, गवर्नमेंट रिपीट हो चुकी है। और जैसे रिजल्ट आए उस दिन, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पा रही थी, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो फिर पैनिक में कौन आए? एफआईआई। हम पैनिक में नहीं आए। अगर आप 4 तारीख का डेटा देखिएगा तो सबसे बड़ी क्वांटिटी बेची थी एफआईआई ने, और डीआईए ने भी माल बेचा था। ऐसा नहीं था कि माल नहीं बेचा, लेकिन क्वांटिटी उनके सामने बहुत स्मॉल थी। लेकिन 4 तारीख के बाद लगातार आप देखिएगा 5, 6, 7 तारीख तक, उसके बाद लगातार मार्केट में रिकवरी चली। और रिकवरी के बाद देखिएगा 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख लगातार एफआईआई माल बेचते रहे। उनको लगा था कि मार्केट खराब है, मार्केट और गिरेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड के हाउसेस ने, म्यूचुअल फंड मैनेजर लगातार आपका माल खरीद रहे थे। हाँ, एक चीज और आप देखिएगा, जिस दिन मार्केट वापस लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंचा दोबारा से, उस दिन प्रॉफिट बुकिंग किसने की? थोड़ा सा माल किसने बेचा? म्यूचुअल फंड हाउसेस ने, म्यूचुअल फंड मैनेजर ने। और अब माल खरीदना किसने चालू किया? एफआईआई ने। यानी आप यहां बात ध्यान देखिए, हर गिरावट में हमारे जो फंड मैनेजर हैं वो माल खरीद रहे हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंच रहा था, या मार्केट में उनको लग रहा था कि यार एक थोड़ा सा रुकावट आ सकती है, तो वहां पे वो प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे थे। और लाइफ टाइम हाई के आसपास कौन खरीदा था पैनिक में आके? एफआईआई। पहले अगर आप बात करूं, आज से 5 या 10 साल पहले ये सिनेरियो पूरा चेंज था। लेकिन आज की डेट में हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की ताकत इतनी बड़ी हो चुकी है कि अगर मैं मई के डेटा की बात करूं तो मई में लगभग 35,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किए थे मार्केट में। और वहीं पे अगर एसआईपी अमाउंट की बात करूं तो मई में लगभग 21,000 करोड़ रुपए के मंथली एसआईपी इनफ्लो आ रहे हैं। यानी हर मंथ 21,000 करोड़ रुपए आप लोग एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब इतना बड़ा पैसा आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो ऐसे में क्या एफआईआई, क्या डीआईआई, यहां तो केवल और केवल किसका राज चल रहा है? एक आम इन्वेस्टर का, एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके लिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट का एकदम नॉलेज नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू अपने पैसे इन्वेस्ट करें। क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हर फंड के पास, फंड मैनेजर के पास एक बहुत बढ़िया काबिल टीम होती है। वो टीम चुन के आपके स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करती है कि भैया कहां पे सही फंडामेंटल दिख रहे हैं, आने वाले समय में ग्रोथ कहां अच्छी हो सकती है, कहां पे आपको पैसे डालने चाहिए, कहां से निकालने चाहिए। तो ऐसे में आज की डेट में जिस हिसाब से मार्केट में एक बड़ी तेजी बनी हुई है, और अगर आपका कुछ भी नॉलेज नहीं है, अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो प्लीज मैं एक बार वापस से आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप किसी भी टेलीग्राम चैनल, किसी भी यूट्यूब चैनल, किसी भी व्हाट्सएप को देख के इन्वेस्ट ना करें। आप म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट करें। और अगर आपको स्टॉक खरीदना ही है तो अच्छी क्वालिटी के, लार्ज कैप या मिड कैप कैटेगरी के बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टॉक खरीदें, जहां अगर
जहां मान के चलिए अगर पैनिक आ भी जाता है, गिरावट आ भी जाती है, तो वहां पे एक रिकवरी का चांस होगा और लंबे समय में वो स्टॉक भी आपको पैसा बना के देंगे। लेकिन ये 1 रुपए और 2 रुपए के स्टॉक में खरीदारी करने से आप रुके। आज का वीडियो केवल इसलिए था कि मैं आपसे कह सकूं, मैं आपसे बार बार क्यों कहता हूं कि आज के डेट में रिटेल इन्वेस्टर जिसके पास कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, जिसको स्टॉक मार्केट का कोई भी नॉलेज नहीं है, जिसको कुछ भी नहीं पता, वो म्यूचुअल फंड के थ्रू अपने पैसे को इन्वेस्ट करे। और म्यूचुअल फंड के थ्रू आप देखेंगे कि लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में एक बहुत बढ़िया वेल्थ क्रिएट करके आप जाएंगे। और आप यकीन मानिए, आप उम्मीद से ज्यादा वेल्थ क्रिएट करेंगे। हमारे यहाँ इंडिया में जो पिछले 20 साल में ग्रोथ आई है, इकोनॉमिक ग्रोथ आई है, और मैं मान के चल रहा हूं आने वाले 20 सालों में गवर्नमेंट किसी की भी रहे, ये इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे यहाँ कंटिन्यू चलेगी। और इस इकोनॉमिक ग्रोथ में आप देखिएगा, पहले जो 20 साल में रिटर्न दिया मार्केट ने, इससे भी अच्छा रिटर्न आपको बना के देगा। तो ये रिटर्न अगर आप पाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड मुझे लगता है आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। तो आज मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू अपने पैसे को इन्वेस्ट करें और वही आपके लिए सही होगा। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको इस वीडियो में किसी टाइप का डाउट हो या कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके हमसे अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। या तो नीचे एक हमारी मेल आईडी चल रही होगी या व्हाट्सएप नंबर हमारा चल रहा होगा, उस मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर में आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपसे कॉन्टेक्ट करके आपके सवालों का जवाब दे सकें। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से, अगर हमारी चैनल या हमारे वीडियो आपको पसंद आते हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।